नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल स्टोरीज हब पर। आज हम सुनाएंगे आपको अतीत की एक ऐसी घटना की कहानी जिसे लोग आज भी याद करते हैं, जो उस समय की एक दिल दहला देने वाली घटना थी। दोस्तों, जब भी दुनिया के सबसे बड़े जहाज की बात आती है तो हमारे मन में टाइटैनिक शिप का नाम जरूर आता है, जो कि 17 मंजिल बिल्डिंग से भी ऊंचा था। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतना बड़ा जहाज अपनी पहली यात्रा में ही पानी में कैसे डूब गया? क्या ये नेचुरल घटना थी या फिर इसके पीछे और कोई कारण था? इसलिए हुई टाइटैनिक के साथ दुर्घटना। ये सच है कि टाइटैनिक के साथ जो कुछ भी हुआ उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ विलासिता और अति महत्वाकांक्षा का था। महत्वाकांक्षा थी इतिहास बनाने की, इस बात की कि समुद्र में सबसे बड़ा जहाज पहली बार सबसे तेज गति से तैरा। लेकिन इतिहास इस बात पर बना कि सबसे बड़े जहाज का पहला ही सफर आखिरी हो गया। टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा भाप आधारित यात्री जहाज था। साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से अपनी पहली यात्रा पर यह जहाज 10 अप्रैल 1912 को रवाना हुआ। 4 दिन की यात्रा के बाद 14 अप्रैल 1912 को एक आइसबर्ग से टकराकर डूब गया। हादसे में 1517 लोगों की मृत्यु हुई। यह मौतें इतिहास की सबसे बड़ी शांतिकाल हुई समुद्री आपदा बन गई। ये कंपनी करती थी संचालन। ओलंपिक श्रेणी का यात्री लाइनर टाइटैनिक का संचालन व्हाइट स्टार लाइन शिपिंग कंपनी कर रही थी। इसका निर्माण बेलफास्ट आयरलैंड के हालैंड और वुल्फ शिपयार्ड में किया गया था। वो 2223 यात्रियों के साथ न्यूयॉर्क शहर के लिए रवाना हुआ था। टाइटैनिक के डूबने की मुख्य वजह इसका तेज गति से चलना था। टाइटैनिक के मालिक जे ब्रूस इसमे ने जहाज के कप्तान एडवर्ड स्मिथ को जहाज को अत्यधिक गति से चलाने के लिए कहा था। 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को 6 बर्फ की चट्टानों की चेतावनियां मिली थी। कप्तान को लगा कि बर्फ की चट्टान आइसबर्ग आने पर जहाज मुड़ जाएगा। बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। बर्फ की चट्टान आने पर वो अधिक गति के कारण समय पर नहीं मुड़ पाया और चट्टान से जा टकराया। इससे जहाज के आगे के हिस्से में छेद हो गए और लगभग रात के 11:40 पर वो डूबने लगा। तकरीबन 2:20 बजे सुबह वो पूरा अटलांटिक महासागर में समा गया। टाइटैनिक का निर्माण बेलफास्ट, आयरलैंड के हालैंड और वुल्फ शिपयार्ड में किया गया था। इसका बनाया जाना एक प्रतिस्पर्धा थी और इसे क्यूनार्ड लाइन के लुसिटेनिया और मॉरिटेनिया जहाजों की प्रतिस्पर्धा के तौर पर डिजाइन किया गया था। दरअसल टाइटैनिक से पहले मॉरिटेनिया शिप सबसे बड़ा जहाज था और अपनी विलासिता के लिए प्रसिद्ध भी। वे सारे नाम जो टाइटैनिक बनाने में शामिल हुए, टाइटैनिक के डिजाइनरों में लॉर्ड पेरी का नाम प्रमुख है। वो हालैंड और वुल्फ और व्हाइट स्टार के संचालक थे। नौसेना आर्किटेक्ट थॉमस एंड्रूज इसी कंपनी में निर्माण प्रबंधक और डिजाइन विभाग के प्रमुख थे। फिर नाम आता है अलेक्जेंडर कार्लाइल का, जो कि शिपयार्ड के प्रमुख रचनाकार और जनरल मैनेजर थे। अलेक्जेंडर कार्लाइल की ही जिम्मेदारी थी कि वह जहाज में विलासिता से भरी साज सज्जा कराएं, जरूरी उपकरण, व्यवस्था और लाइफ बोट रखें। टाइटैनिक का निर्माण 31 मार्च 1909 को अमेरिकन जेपी मॉर्गन और इंटरनेशनल मर्केंटाइल मरीन कंपनी की लागत से शुरू हुआ। इसके पतवारों को 31 मई 1911 को जल में उतारा गया और तैयारी होने लगी कि अगले साल इसकी यात्रा शुरू कर दी जाए। टाइटैनिक की कुल लंबाई 882 फीट और 9 इंच 269.1 मीटर। इसके धालों की चौड़ाई 92 फीट 28.0 मीटर, भार 46,328 टन GRT और पानी के स्तर से डेक तक की ऊंचाई 59 फीट 18 मीटर थी। जहाज में 2 पारस्परिक जुड़े हुए 4 सिलेंडर ट्रिपल एक्सपेंशन स्टीम इंजन्स और एक कम दबाव पासन्स टरबाइन जो प्रोपेलर को घुमाते थे। इसमें 29 बॉयलर थे जो 159 कोयला संचालित भट्टियों से जुड़े हुए थे और जहाज को 23 समुद्री मील 43 किलोमीटर पर आवर 26 मील प्रति घंटा की तेज गति प्रदान करते थे। 62 फीट 19 मीटर की ऊंचाई की 4 में से केवल 3 फनल काम करती थी और चौथी फनल वेंटिलेशन के लिए थी। इसके साथ ही यह जहाज को अधिक सजावटी और आकर्षक भी बनाती थी। जहाज की कुल क्षमता यात्रियों और चालक दल के साथ 3549 थी। जहाज अपनी यात्रा के चौथे दिन तेज गति में चलते हुए एक आइसबर्ग से टकरा गया था। एक अनुमान के मुताबिक ये बर्फीली चट्टान करीब 10,000 साल पहले ग्रीनलैंड से अलग हुई थी। हादसे के वक्त टाइटैनिक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क की ओर बढ़ रहा था और महज 3 घंटे के अंदर 14 और 15 अप्रैल 1912 की दरमियानी रात में टाइटैनिक अटलांटिक महासागर में समा गया। जिस जहाज के कभी नहीं डूबने की चर्चा थी वह डूब गया। हादसे में 1500 के करीब लोग भी मारे गए। इसे 110 साल बीतने के बाद भी सबसे बड़ा समुद्री हादसा माना जाता है। हादसे की जगह से अवशेषों को सितंबर 1985 में हटाया गया था।
हादसे के बाद कनाडा से 650 किलोमीटर की दूरी पर 3843 मीटर की गहराई में जहाज दो भागों में टूट गया था और दोनों हिस्से एक दूसरे से 800 मीटर दूर हो गए थे। इस हादसे के 110 साल बाद भी आज भी इस हादसे को लेकर रहस्य बना हुआ है। न्यूज़ ब्राजील ने कुछ विशेषज्ञों से बात करके इन्हीं रहस्यों के जवाब तलाशने की कोशिश की है। जहाज बनाने वाली कंपनी का दावा था कि ये जहाज डूब नहीं सकता था। इस विशालकाय जहाज के बारे में कहा गया था कि यह डूब नहीं सकता, ईश्वर भी इसे डुबा नहीं सकते। इस भरोसे की अपनी वजह भी थी। रियो डी जेनेरियो की फेडरल यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ नेवल एंड ओशन इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर और इंजीनियर अलेक्जेंडर द पिहो अल्हो ने बताया, इंजीनियरिंग के लिहाज से देखें तो ये डिजाइन के आधार पर विकसित पहला जहाज था। जहाज में कई वाटर टाइट कंपार्टमेंट बनाए गए थे, यानी अगर जहाज का कोई कमरा पानी से भर जाए तो वह दूसरे कमरे को डुबा नहीं सकता था। इस जहाज को तैयार करने के दौरान कुछ मुश्किलें भी हुई थी। जहाज की ऊंचाई कितनी रखी जाए ताकि बिजली के तार और पानी के पाइप ठीक से काम करते रहें, इस पर काफी सोच विचार हुआ था। प्रोफेसर अल्हो के मुताबिक इस पर सोच विचार करने के बाद उन लोगों ने जहाज की ऊंचाई निर्धारित की थी। पानी भरने की स्थिति में भी उन लोगों का आकलन था कि पानी छत की ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाएगा। उन्होंने छत पर भी सुरक्षित कंपार्टमेंट्स बनाए थे। लेकिन तब किसी ने आइसबर्ग से जोरदार टक्कर के बारे में सोचा नहीं होगा। प्रोफेसर अल्हो ने बताया, टक्कर इतनी जोरदार थी कि जहाज की मुख्य बॉडी की आधी लंबाई तक सुराख हो गया था। ऐसी परिस्थिति में पानी छत तक पहुंच गया था। जहाज में पानी पूरी तरह से भरने लगा था। ऐसी स्थिति में बचाव संभव नहीं होता है। आप पानी निकालने के लिए सभी पंप को सक्रिय कर सकते हैं, तमाम कोशिशें कर सकते हैं, लेकिन पानी जिस रफ्तार से अंदर आ रहा होता है उसी रफ्तार से बाहर नहीं निकाला जा सकता है। जहाज बनाने और नेविगेटर सिविल इंजीनियर थियरी बताते हैं, टाइटैनिक का प्रचार इस तरह से किया गया था कि यह डूब नहीं सकता है। इसकी वजह ये थी कि बहुत सारे तहखाने बनाए थे जो वाटर टाइट दीवारों से बने थे। तहखाने की दो कतारों में पानी भरने की स्थिति में जहाज डूबने वाला नहीं था, लेकिन आइसबर्ग से टक्कर ने जहाज को काफी नुकसान पहुंचाया और वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स की कई दीवारें नष्ट हो गई थी। फ्लूमिनेंसे फेडरल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और ट्रांसपोर्ट इंजीनियर ओरेलो सोरास मूर्ता के मुताबिक टाइटैनिक के वाटर टाइट कंपार्टमेंट को बंद करने की व्यवस्था भी ठीक से काम नहीं कर रही थी। उस दौर में जहाज को बनाने में प्रयुक्त धातु मौजूदा स्टील जितनी मजबूत नहीं थी। सोरास मूर्ता ने बताया, जोरदार टक्कर के बाद जहाज के ढांचे में भी बदलाव आ गया था। दरवाजे बंद नहीं हो रहे थे, वे फंस गए थे। उस वक्त भी टाइटैनिक शुद्ध स्टील से बनाया गया था, लेकिन तब का स्टील आज के स्टील जितना मजबूत नहीं होता था। साओ पाउलो के मैकेंजी पेरसेबाइटेरियन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और धातु विज्ञान के इंजीनियर जान वेतावुक बताते हैं कि 1940 के दशक तक समुद्री जहाज की मुख्य बॉडी धातु के शीट से बनता था। हालांकि बाद में इन जहाजों की मुख्य बॉडी बनाने में धातुओं को पिघलाकर इस्तेमाल किया जाने लगा। जानकार बताते हैं, तब से लेकर अब तक तकनीक और सामग्री काफी बदल गई है। अब धातु को पिघलाकर शीटों को जोड़ा जाता है। स्टील बनाने में भी कार्बन का इस्तेमाल कम होने लगा है और मैग्नीज का इस्तेमाल बढ़ने लगा है। आज का स्टील बहुत ज्यादा मजबूत होता है। जानकारों के मुताबिक आज के समुद्री जहाज पानी, समुद्री लहरों के उतार चढ़ाव और समुद्री तूफानों से तालमेल बिठाने में कहीं ज्यादा सक्षम होते हैं। ब्लू बैंड हासिल करने की होड़ बड़ी दुर्घटनाओं के बाद उसकी वजहों में हमेशा मानवीय गलतियां मिलती हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक आइसबर्ग से भरे इलाके से गुजरने की मुश्किलों के बीच भी इस पर जल्दी से सफर पूरा करने का अत्यधिक दबाव था। दरअसल ये दबाव ब्लू बैंड को हासिल करने का था। 1839 में शुरू हुआ ये सम्मान अटलांटिक महासागर के सबसे तेजी से पार करने वाले जहाज को मिलता था। टाइटैनिक को इस सम्मान का सबसे जोरदार दावेदार माना गया था। प्रोफेसर अल्हो ने बताया, उस दौर के हिसाब से टाइटैनिक को बनाने में सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग और तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। उस वक्त समुद्री जहाज को बनाने के लिए दुनिया की बड़ी कंपनियों के बीच होड़ थी। इंग्लैंड और जर्मनी के बीच उस वक्त सबसे लंबे और तेज गति से चलने वाले जहाज बनाने की होड़ थी। सबसे विशाल और तेज जहाज को आधिकारिक तौर पर ब्लू बैंड मिलता था। किसी भी जहाज के लिए ये उपलब्धि हासिल करने के लिए पहली यात्रा को सबसे अहम माना जाता था। अल्हो के मुताबिक पहली यात्रा के वक्त जहाज की स्थिति सबसे बेहतर होती है। पहली यात्रा में जहाज सबसे तेज गति को हासिल कर सकता है और टाइटैनिक ने भी तेज गति हासिल करने की कोशिश की थी। इस हादसे में जो लोग बचे उनमें कई लोगों ने बताया कि जहाज के कैप्टन को रास्ते में आसपास के इलाके में हिमखंड होने की सूचना मिल गई थी, लेकिन उन्होंने जहाज की गति धीमी नहीं की क्योंकि वे अटलांटिक महासागर को सबसे तेज गति से पार करने के लक्ष्य को हासिल करना चाहते थे।
टाइटैनिक के बराबर माने जाने वाले जहाज आरएमएस ओलंपिक के हल में निकली खामी। टाइटैनिक अकेला नहीं था। इस जहाज को चलाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में बेलफास्ट शहर के हारलैंड और वोल्फ शिपयार्ड को 3 जहाजों को तैयार करने का ऑर्डर दिया था। उम्मीद की जा रही थी कि विश्वस्तरीय डिजाइन टीम द्वारा निर्मित ये तीनों जहाज दुनिया के सबसे लंबे, सुरक्षित और सुविधाओं से युक्त होंगे। इंजीनियर स्टंप ने बताया, इन परियोजनाओं को उस दौर में खूब प्रचारित भी किया गया था। 1908 से 1915 के बीच निर्मित इन जहाजों को ओलंपिक क्लास के जहाज कहा गया था। पहले 2 जहाज को तैयार करने का काम शुरू हुआ था। 1908 में ओलंपिक और 1909 में टाइटैनिक का तीसरे जहाज जाइगैंटिक का उत्पादन 1911 में शुरू किया गया। हालांकि तीनों जहाज किसी न किसी हादसे में शामिल रहे। ओलंपिक जहाज की सेवा जून 1911 में शुरू हुई थी। उसी साल यह एक युद्ध पोत से टकरा गया था। मरम्मत के बाद इसकी सेवा फिर शुरू हुई। पहले विश्व युद्ध के समय ब्रितानी नौसेना ने इसका इस्तेमाल सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए किया था। 1918 में यह एक जर्मनी पनडुब्बी से टकरा गया था। मरम्मत के बाद 1920 से फिर इसका इस्तेमाल शुरू हुआ। पुराने और भरोसेमंद माने जाने वाले इस जहाज का इस्तेमाल 1935 तक किया गया। टाइटैनिक ने अपनी पहली यात्रा 10 अप्रैल 1912 को शुरू की थी। साउथपैटन बंदरगाह के बाहर यह एक अन्य जहाज से टकराते टकराते बचा था। 14 अप्रैल को यह ऐतिहासिक हादसे का शिकार हो गया। जाइगैंटिक का भी बहुत इस्तेमाल नहीं हुआ। इसका नाम बदलकर ब्रिटानिक कर दिया गया था। ब्रिटिश नौसेना ने इसे पहले विश्व युद्ध के दौरान अस्पताल में तब्दील कर दिया था। ये जहाज नवंबर 1916 में डूब गया था। अपने समय में ये तीनों जहाज काफी विशालकाय थे, लेकिन आज की तुलना में ये बहुत छोटे कहे जाएंगे। टाइटैनिक की लंबाई 269 मीटर थी। चालक दल और यात्रियों को मिलाकर इस पर करीब 3300 लोगों के ठहरने की सुविधा थी। आज की सबसे बड़े समुद्री यात्रियों का जहाज वंडर ऑफ द सी है, जो 362 मीटर लंबा है और इस जहाज पर चालक दल के 2300 सदस्यों के साथ 7000 यात्री यात्रा कर सकते हैं। आखिर क्या थी इतनी मौतों की वजह? टाइटैनिक हादसे में करीब 1500 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद समुद्री जहाजों की सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर करने की कोशिशें शुरू हुई। समुद्री जहाजों की सुरक्षा के लिए इस हादसे के बाद से रडार जैसे उपकरणों का इस्तेमाल शुरू किया गया। प्रोफेसर अल्हो बताते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही रडार का इस्तेमाल शुरू हुआ था। इससे पहले सब कुछ देखने पर निर्भर था। एक नाविक को उस ऊंचाई पर बैठाया जाता था जहां से वह सामने आने वाले हिमखंड और अड़चनों को देखकर अलर्ट कर सके। यही तरीका था। जहाज के तेज गति से चलने की स्थिति में यह सुरक्षित नहीं था। टाइटैनिक हादसे के सुरक्षा के प्रावधानों पर जोर दिया गया। टाइटैनिक हादसे में बहुत सारे लोगों की मौत इसलिए हुई थी क्योंकि उनके लिए लाइफ बोट नहीं थे। प्रोफेसर अल्हो बताते हैं, ये जहाज कभी डूब नहीं सकता है। इस धारणा के चलते जहाज में आधे ही लाइफ बोट रखे गए थे। वहीं मूर्ता ने बताया, समुद्री जहाजों की सुरक्षा के लिहाज से यह हादसा एक अहम पड़ाव साबित हुआ। समुद्री जहाजों की सुरक्षा को लेकर संस्थागत ढांचा बनाया गया। निर्माण के दौरान सुरक्षा मापदंडों का ख्याल रखा गया। उसको लगातार बेहतर करने की योजना पर काम किया गया। आज के समय में रडार और सोनार तो काफी पहले आइसबर्ग का पता लगा लेते हैं। आज समुद्री यात्राओं के दौरान समुद्र मैपिंग या समुद्री यात्रों के चार्ट सब कहीं ज्यादा आधुनिक रूप में मौजूद हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो लाइक करे, शेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर ले। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए किस्से और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।